नाउ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन मेनली दो ऑब्जेक्ट्स के जो रिलेटिव मोशन होता है ना बीच में, उसका अपोज करता है। मतलब मान लो आप बुक टेबल पर रखी हुई है, आप बुक को पुश करते हो, तो बुक टेबल के ऊपर मान लो आपने थोड़ा सा पुश किया तो बुक टेबल के ऊपर स्लाइड नहीं करती है। मतलब आपके फोर्स का अपोजिशन हो रहा है, वो कौन कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स मेनली क्या होता है कि दो रिलेटिव मोशन का अपोज करते हैं। मतलब जैसे मान लो बुक टेबल पर, मैं बताया कि बुक टेबल पर रखी हुई है, आप पुश कर रहे हो, बुक स्लाइड नहीं होती है, तो कोई ना कोई फोर्स अपोज कर रहा है, वो क्या कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है कि बुक को टेबल के ऊपर, मतलब दोनों के बीच में, बुक और टेबल के बीच में जो रिलेटिव मोशन है ना, उसका नहीं होने देता। मतलब बुक को टेबल के ऊपर स्लाइड नहीं करने देता, उसके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, वही क्या होता है? फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, हम एक होता है स्टिकिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन देखते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मेनली इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। जैसे मान लो जो नीचे वाली स्लाइड है उसमें देख रहे हो, तो नीचे वाली स्लाइड में क्या हो रहा है कि ये ऊपर वाला क्या है? बुक है, नीचे वाली क्या है? टेबल है। अब देखो जो आपको एक ग्रूव्स दिख रहे हैं उसमें मेनली मान हम एटॉमिक स्केल पे जाते हैं, तो इसमें फ्रिक्शन एटॉमिक स्केल से ऐसा समझ आएगा आपको। जैसे मान लो ऊपर वाली बुक के ये है कोई एटम है, वो किस में फिट हो रहा है? नीचे जो टेबल है उसके जो वर्ड्स है उसमें फिट हो गया। ऐसे मान लो बुक का ये एटम है, वो टेबल्स के वर्ड्स में फिट हो गया। ऐस हम इसको टेबल्स के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। मान लो ये टेबल्स का एटम है, वो बुक के वर्ड्स में शिफ्ट हो गया, सॉरी फिट हो गया। तो ये क्या हो रहा है कि दोनों के एटम्स में क्या हो रहा है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम हो रहा है। तो ये इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या करता है कि बुक को टेबल के रिस्पेक्ट में स्लाइड नहीं होने देता। आप जैसे बुक को पुश करने की कोशिश करते हो तो ये इंटरलॉकिंग सिस्टम आप बुक को नहीं, टेबल के ऊपर स्लाइड नहीं करने देता, और यही क्या प्रोवाइड करवाता है? फ्रिक्शनल फोर्स। इसे क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टिकिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि दोनों जो दो ऑब्जेक्ट है, मतलब बुक और टेबल, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, यदि उनके बीच में स्टिकिंग फ्रिक्शन है ना, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ चिपक चुके हैं। मान लो आप सेलो टेप होती है, सेलो टेप को कागज़ के ऊपर लगा देते हैं। अब जैसे पेपर के ऊपर सेलो टेप को लगाते हो, तो आपको सेलो टेप को उतारने के लिए थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। मान लो आपने लगा, फिर आप उतारना चाह रहे हो उसको, तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है। तो आपको ज़्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि दोनों के बीच में कोई ना कोई चीज़ है जो आपके फोर्स का अपोज कर रही है, वो क्या है? स्टिकिंग फ्रिक्शन। अब लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन पढ़ते हैं। देखो मैंने आपको फ्रिक्शन बताया था, वो किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो सकता है। मतलब फ्रिक्शन मेनली क्या करता है? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है ना, उसको अपोज करता है। लेकिन ड्राई फ्रिक्शन में क्या हो जाता है कि जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो सॉलिड हो जाते हैं। फ्रिक्शन तो दो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, उनको हमेशा अपोज करेगा। मान लो एक फ्लूइड है, पानी टेबल के ऊपर है, तो टेबल और पानी के बीच में जो मोशन उसको अपोज कर सकता है फ्रिक्शन। या फिर पानी के ऊपर दोनों के बीच में पोजीशन होती है। तो या फिर ब्लॉक को आप पानी में, जैसे मान लो आप नदी में ब्लॉक को घेर देते हो, तो दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो भी एक तरह का फ्रिक्शन होता है। लेकिन ड्राई फ्रिक्शन में क्या होता है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जिनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, वो दोनों ऑब्जेक्ट सॉलिड होते हैं। मान लो बुक और टेबल दोनों सॉलिड है। या फिर आप लकड़ी का बॉक्स ग्राउंड पर रखा हुआ है, तो लकड़ी का बॉक्स भी सॉलिड है और ग्राउंड भी सॉलिड है। मतलब यदि दोनों बॉक्स सॉलिड हो और उनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, उसे क्या कहते हैं? ड्राई फ्रिक्शन। अब ड्राई फ्रिक्शन के तीन लॉज होते हैं। हम पहले लॉज को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो मान लो आप, चेयर होती है घर में, तो आप चेयर को पुश करने की कोशिश करते हो, तो मान लो लोहे की चेयर है, तो चेयर ग्राउंड के ऊपर स्लाइड नहीं करती है। तो आपने क्या किया? आपने देखा कि इतने फोर्स से मेरा काम चल नहीं रहा है, तो अपने फोर्स को बढ़ाता हूँ। तो आपने क्या किया? अपने फोर्स को बढ़ाया। तो आप फिर भी देखते हो कि आप अपने फोर्स को बढ़ा रहे हो, फिर भी क्या हो रहा है? जो चेयर होती है वो ग्राउंड पर स्लाइड नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके फोर्स का अपोज कर रहा है ना, वो अपना मैग्नीट्यूड आपके मैग्नीट्यूड के साथ साथ बढ़ा रहा है। मतलब आपने अपना मैग्नीट्यूड जैसे और बढ़ाया, तो भी क्या हो रहा है? जो चेयर है वो स्लाइड नहीं कर रही, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स अपना मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा है। आपने अपना फोर्स और बढ़ाया, फिर भी स्लाइड नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या? पोजीशन की वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो यही क्या कहता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सॉरी, जो फर्स्ट लॉ जो होता है वो यही कह रहा है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? अप्लाइड लोड के। अब सेकंड लॉ क्या कहता है? अब देखो सेकंड लॉ को एक एग्जांपल से देखते हैं। इस स्लाइड्स में आपको दो
अरेंजमेंट है, एक लेफ़्ट और एक राइट है। लेफ़्ट अरेंजमेंट में भी क्या सेम है, नीचे टेबल है ऊपर बुक है, और राइट में भी क्या है, नीचे टेबल है ऊपर बुक है। लेकिन लेफ़्ट अरेंजमेंट में क्या है, जो बुक है वो छोटी है, लेकिन राइट अरेंजमेंट में बुक बड़ी है, लेकिन दोनों का मास इक्वल है। पहली जो लेफ़्ट वाली जो बुक है उसका भी मास एम है, और राइट वाली बुक का भी मास एम है। मान लो आप एफ फोर्स लगा रहे हो लेफ़्ट वाली जो पोर्शन है उसमें, आप एफ फोर्स लगा रहे हो और लेफ़्ट वाली जो छोटी बुक है वो स्लाइड करने लग गई, लेकिन स्लाइड कर रही है मतलब टेबल पर, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन है, तो उसका अपोजिशन करेगा, क्या करेगा, फोर्स कर रहा है। लेकिन फोर्स इतना जो सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिशन कर रहा है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इतना अपोजिशन नहीं कर पा रहा है कि वो आपके जो आपने जो एफ फोर्स लगा रखा है वो उसका पूरा का पूरा अपोज कर पाए, मतलब नेट फोर्स इक्वल टू जीरो हो पाए। नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, मतलब मान लो F1 फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो F1 की वैल्यू एफ से छोटी होती है। इससे क्या होता है कि एक डायरेक्शन नेट फोर्स आ जाता है और बुक स्लाइड करने लग जाती है। अब राइट को देख रहे हो, अब राइट का ही मास एम है, आपने क्या किया है कि एफ फोर्स है वो इतना कर दिया कि राइट वाली जो बड़ी बुक है वो भी स्लाइड करने लग गई। अब उस स्लाइड कर रही है, इसका मतलब क्या, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो उसका क्या कोई ना कोई अपोजिशन होगा, वो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स की राइट में वैल्यू है ना, मतलब जो राइट वाली बुक पर जो F1 लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी जो लेफ्ट वाले पोर्शन में छोटी बुक पर लग रहा है। मतलब यदि दोनों का बुक का मास सेम है और दोनों एक ही मटेरियल के हैं, मतलब दोनों बुक एक ही मटेरियल की है और टेबल भी दोनों सेम है और मास भी दोनों बुक का सेम है, तो क्या होता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो ये डिपेंड नहीं करता है कि लेफ्ट वाली बुक बड़ी है या राइट वाली बुक बड़ी है। बुक के साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है, बस यदि दोनों का मास इक्वल है, दोनों एक ही मटेरियल के हैं, टेबल पे एक ही मटेरियल की है, तो क्या होता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना वो इक्वल लगता है। वो डिपेंड नहीं करता है कि बड़ी बुक कितना सरफेस एरिया घेर रही है या फिर छोटी बुक कितना सरफेस एरिया घेर रही है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये क्या कहता है, सेकंड लॉ। अब थर्ड लॉ, हम थर्ड लॉ के एग्जांपल से देखेंगे। मैं आपको एक लास्ट में एक एग्जांपल बताऊंगा जो जिससे आपकी जो अब इसके बाद जो 2-3 स्लाइड्स है वो क्लियर होंगी। अब जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है वो भी आपको स्लाइड से क्लियर होगा, जो आपको एक एग्जांपल बताऊंगा मैं। और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये आप देख लीजिए स्टेटमेंट, मैं आपको उसी एग्जांपल से सब कुछ समझा दूंगा। अब देखो ये है एग्जांपल जिससे मैं आपको ड्राई फ्रिक्शन का जो थर्ड लॉ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फिर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन लॉ है या फिर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक और काइनेटिक, सभी समझ आ जाएंगे। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, एक ब्लॉक एम है जो ग्राउंड के ऊपर रखा गया है। देखो पहले तो हम फ्रिक्शनल फोर्स को समझते हैं। अब मान लेते हैं कि एम और जो ग्राउंड सरफेस है, मतलब एम ब्लॉक और ग्राउंड सरफेस है, दोनों के बीच में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो अपोज कर रही है। तो मतलब एम ब्लॉक और ग्राउंड दोनों के बीच इंटरलॉकिंग सिस्टम हो ही नहीं रहा है, मतलब दोनों के बीच में से इंटरलॉकिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों पर अपोज नहीं हो रहा, एक मतलब एक टाइम के लिए मान लेते हैं। तो आपने क्या किया, एम फोर्स लगाया, अब जैसे सॉरी एफ फोर्स लगाया, तो आप जैसे एफ फोर्स लगाते हो तो ये क्या हो रहा है कि एम ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। अब दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। लेकिन अब ये तो एक आइडियल कंडीशन है जब फ्रिक्शनल फोर्स मतलब दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन इंटरलॉकिंग सिस्टम तो होता है, वो तो हमेशा होता है इंटरलॉकिंग सिस्टम। अब अब जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, मतलब एम उसके ऊपर शिफ्ट कर रहा है, तो इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या करेगा, उसका अपोज करने की कोशिश करता है, मतलब एम को ग्राउंड के ऊपर स्लाइड नहीं होने देता। अब ये कब तक स्लाइड नहीं होने देता, उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, मतलब मान लो जैसे आप अपने एफ फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो एम ब्लॉक नहीं शिफ्ट होता है, मतलब अपोजिशन हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं, एफ फोर्स की वैल्यू और बढ़ा रहे हो, तब भी एम ब्लॉक क्या हो रहा है, ग्राउंड के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है। ये कब तक होता रहेगा, मतलब हमेशा हमेशा ही होता रहेगा, मतलब आप एफ की कितनी वैल्यू ले लो, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उसके इक्वल वैल्यू लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, अपनी वैल्यू बढ़ाता रहेगा और एम को कभी भी स्लाइड नहीं होने देगा, ऐसा नहीं होता है। एक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फिक्स होती, मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू सेट होती है, उस वैल्यू के बाद यदि आप मतलब अपनी एफ की वैल्यू उस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को इक्वल कर देते हो, तो उस टाइम पर क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन होती है कि आप एफ की वैल्यू उससे थोड़ी सी ज़्यादा कर दोगे ना, तो एम ब्लॉक क्या होगा, ग्राउंड के ऊपर स्लाइड करने लग जाएगा। लेकिन वो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वो क्या होती है, वो होती है एफ मैक्सिमम। एफ मैक्सिमम किसके बराबर होता है, म्यू एस इंटू एफ कॉन्टैक्ट। और यहाँ पर एफ कॉन्टैक्ट क्या है, जो
ब्लॉक एम है और जो ग्राउंड सरफेस है उनके बीच में जो कॉन्टैक्ट नॉर्मल फोर्स मतलब दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट सरफेस तो लगी, कॉन्टैक्ट फोर्स तो लगी रहा होगा, ये क्या कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब जो कॉन्टैक्ट फोर्स इन दोनों सरफेस के नॉर्मल लग रहा है ना, हम वो एफ कॉन्टैक्ट लेते हैं। अब देखो एफ, हम एफ कॉन्टैक्ट वैल्यू बाद में निकालेंगे, पहले ये स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन देख लेते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया था कि ऐसा एफ फोर्स की वैल्यू एफ मैक्सिमम पर सेट कर दी, मतलब आपने एफ फोर्स की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाई तो एम स्लाइड करने लग जाएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन है कि एफ की जो वैल्यू है वो एफ मैक्सिमम पर हो चुकी है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं, एफ मैक्सिमम पर हो चुकी है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले चुका है। वो वैल्यू क्या होती है, म्यू एस इंटू एफ कॉन्टैक्ट। हम मान लेते हैं अपने एफ फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी। आप जैसे ही एम एफ फोर्स की वैल्यू बढ़ा देते हो ना, तो एम क्या होता है, स्लाइड करने लग जाएगा। अब एम स्लाइड करने लग जाएगा, लेकिन जो मैंने आप पहले बताया जो एफ मैक्सिमम है ये अपनी वैल्यू, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लग तो रहा है एम पर, लेकिन अब ये वैल्यू सेट हो चुकी है, मतलब एफ मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लग रहा है। लेकिन जो एफ मैक्सिमम में जो म्यू एस है ना, वो किससे रिप्लेस हो जाता है, म्यू के से, जब एफ जो एम ब्लॉक है वो स्लाइड करने लग जाता है। मतलब जैसे रिलेटिव मोशन होने लगा ना, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है ना उसमें म्यू के आ जाता है, म्यू एस की जगह। म्यू एस तब रहता है जब एफ ऐसा फोर्स है जो जस्ट स्लाइड होने से पहले लगता है, मतलब आपने एफ की वैल्यू ऐसी कर दी जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है ना उसके इक्वल हो गया, मतलब जस्ट स्लाइड नहीं कर रहा है, मतलब जस्ट स्लाइड करने वाला है, मतलब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन अभी हुआ नहीं है। उस टाइम पर जो मैक्सिमम फोर्स लगता है ना वो होता है म्यू एस इंटू एफ कॉन्टैक्ट। जैसे ही रिलेटिव मोशन होने लग गया तो जो एफ मैक्सिमम की वैल्यू होती है ना, मतलब दोनों के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है वो किसके बराबर हो जाती है, म्यू के इंटू एफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर म्यू के क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, और म्यू एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आती है एफ कॉन्टैक्ट। देखो जो ये एफ कॉन्टैक्ट है ना, ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब ऐसा कॉन्टैक्ट फोर्स जो दो रिलेटिव मोशन है, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स के बीच रिलेटिव मोशन है ना उनके जो सरफेस के जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है ना वो क्या लेते हैं हम, एफ कॉन्टैक्ट। लेकिन आपको इस एग्जांपल में एफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालते हो देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि जो ये वाला फिगर है वो क्या फिगर डायग्राम है किसका, एम ब्लॉक का। अब एम ब्लॉक केवल एस डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन मान लो एफ के डायरेक्शन में है, और वाई डायरेक्शन क्या है, एफ डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। अब जो एम ब्लॉक है वो केवल एस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, आगे या पीछे, लेकिन वो ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है। मतलब आप एफ फोर्स को बढ़ा रहे हो तो एम ब्लॉक मान लो स्लाइड करने लग गया, तो किस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा, एस डायरेक्शन में, उसका मोशन वाई डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, इक्वल है। अब मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये हमेशा कॉन्टैक्ट फोर्स में एक, सॉरी, हम जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच यदि कॉन्टैक्ट हो जाता है तो उसमें एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है, वो मान लेते हैं एफ एन। अब दोनों, अब एम ब्लॉक वाई डायरेक्शन में क्या कर रहा है, शिफ्ट नहीं कर रहा है, मतलब रेस्ट में, इसका मतलब क्या, एफ एन इजकल टू एम जी। मैं तभी शिफ्ट नहीं कर, तभी तो रेस्ट में है ना वाई डायरेक्शन में, जब नेट फोर्स इक्वल है। अब देखो एफ एन तो क्या हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब एफ कॉन्टैक्ट हमने बताया था ऐसा कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जो सरफेस के क्या लग रहा है, कॉन्टैक्ट सरफेस के नॉर्मल। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो एफ एन है ना, वो एम ब्लॉक के जो सरफेस है, एम ब्लॉक का जो ग्राउंड के साथ सरफेस है उसके क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर। इसलिए क्या ले लेते हैं, एफ कॉन्टैक्ट इजकल टू एफ एन, और एफ एन इजकल टू एम जी। सो थैंक यू।